हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 12 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें टोटल मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 आर्टिकल्स लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है आंध्र प्रदेश के सीएम ने जो पॉपुलेशन के ऊपर कंसर्न दिखाए हैं वो जीएस पेपर 1 और 2 के लिए रेलेवेंट है। अब अगेन ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है ये। ठीक है, यहाँ पे जो की फैक्ट्स होंगे मैं वो समझाऊंगा। और इसी से कनेक्टेड जीएस 1 में 2008 में सवाल जो आया था, इट इज़ डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज़ एन अलार्मिंग साइन फॉर इंडिया फ्यूचर सोशल डेवलपमेंट। बाय द एंड ऑफ दिस आर्टिकल जब आपको समझा दूंगा तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के केपेबल हो जाओगे। ठीक है, आपको की पॉइंट समझ में आने लग जाएगा। सेकेंड आर्टिकल है कि राइनो के हॉर्न्स का जेनेटिक एनालिसिस स्टार्ट हुआ है। ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है। आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से हॉर्न्स आप हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होते हैं। जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, हॉर्न्स भी यूनिक होते हैं। और कैसे ये जो आपने नोटिस किया होगा कि जो राइनोज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है, तो किस तरीके से इनका जेनेटिक एनालिसिस करके पोचिंग पे कहीं ना कहीं रोकथाम की जा सकती है। उसको मैं कनेक्ट करूँगा साइंस एंड टेक के सेक्शन से कि वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे कैसे हम लोग जेनेटिक एनालिसिस करेंगे। फिर थर्ड आर्टिकल है मराठा के जो फोर्ट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस मिला है। जीएस पेपर 1 के लिए रेलेवेंट है ये। मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि आखिर क्या रिलेवेंस होता है अगर किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि यूनेस्को डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये जीएस पेपर 1 और 2 के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। इसमें डिस्कस होगा कि जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है। उससे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ऑल्दो वो उससे कनेक्टेड कितने सवाल आए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, वो आपको मैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एज इट इज़ दिस वन। या अब देखिए मैंने पहले ही डाल दिया है कि कौन कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। तो 2017 में सवाल है, 2019 सवाल। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा आर्टिकल आगे, तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर जीएस 2003 में मेंस में सवाल आया था, राइट द इशू ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी इन इंडिया। ठीक है, ये जीएस 1 में आया 2003 में। फिर है राइट नोट ऑन इक्वल राइट फॉर वुमेन इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, अगेन जीएस 1 2005 में आया हुआ है। ठीक है, मैं एकदम देखिए कभी भी मैं कोई भी आर्टिकल आपको समझा रहा हूँ तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ें कन्वे करना रहता है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी प्लस माइनस ये नहीं होता कि आपको पॉलिटिकल चीज़ें समझाऊँ, ऑथर का ओपिनियन समझाऊँ। दैट इज़ जर्नलिस्ट नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको इतना प्रिपेयर रखूँगा कि आप अगर एक आर्टिकल को देखो तो यू शुड बी इन अ सिचुएशन कि आप उससे की पॉइंट्स निकाल के आंसर में डाल सको। फिर जो लास्ट आर्टिकल है वो यूएस मिशन टू कॉन्गो। यही चीज़ 2-3 लास्ट टाइम से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कितनी रेलेवेंट है कि यूएस किस तरीके से यूएस में क्राइसिस चल रही है रेयर अर्थ एलिमेंट वाली। तो वो मैं कनेक्ट करूंगा आपसे। जो चाइना ने 70% डोमिनेंस रख रखा है, तो यूएसए अब बाईपास करने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास भी कहीं ना कहीं एक्सेस हो रेयर अर्थ एलिमेंट का। इसीलिए यूएसए ने वही सेम काम किया जो आपने मीम सुना होगा ना जनरली, वेलकम टू डेमोक्रेसी। ऐसा ना अफ्रीका में होता है, पहुंच गए पीछे से एकदम पूरी आर्मी लेकर के। क्यों? क्योंकि वहाँ मिनरल्स हैं। तो आज ये आर्टिकल जिस चीज़ का हमें मतलब मुझे पर्सनली बहुत लग रहा था कि यूएसए कुछ ना कुछ तो करेगा, एंड फाइनली यूएसए ने वही किया। ठीक है, कॉन्गो में यूएसए ने अपना जो मिनरल रिजर्व्स हैं उसमें अपना पहला कदम बढ़ा दिया यूएसए ने, ऑल्दो है ही, बट फिर भी यूएसए ने ऑफिशियली इस चीज़ का डिक्लेरेशन कर दिया है। अब उससे कनेक्टेड जीएस पेपर 2 2021 में सवाल आया था, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका हैज़ इट्स प्रो एंड कॉन्स। ये आर्टिकल मैंने आपको समझाया था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट हुई थी। कहाँ पे? आपको नमीबिया में बताया था। नमीबिया में कंसर्न्स चीज़ें थी, मैंने बताया था कैसे डिप्लोमेसी हो रही है, चीता को कैसे लाया गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ओवरऑल डिस्कस कर दी। फिर वहाँ पे एक प्लांट था जो मैंने आपको बताया था, जो कि एक तरीके से बहुत ही ओल्ड प्लांट कहा जाता है। इसके रूट्स बहुत बोलते हैं ना, बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करने वाला प्लांट है, इवन 1000 ईयर। आपको उसको उसका नाम बताना है। अभी 2-3 दिन के पहले आर्टिकल में मैंने आपको समझाया था इन डिटेल वो। ठीक है, तो वहाँ उस दिन जो आर्टिकल मैंने समझाया था वो आर्टिकल था कि प्रो क्या है, मतलब इंडिया का इंटरेस्ट अफ्रीका में है तो इसका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा मैंने आपको समझा दिया था उसी दिन। अब उस दिन मैं नुकसान नहीं बता सकता था, लेकिन आज आर्टिकल नुकसान पे आ गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कभी एक सिंगल आर्टिकल से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल जाएंगे। आपको हमेशा आर्टिकल से कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे, उन की पॉइंट्स को निकाल के आप अपने आंसर में फ्रेम कर सकते हो। तो जो उस दिन का आर्टिकल था जिसमें
नमीबिया की विजिट के ऊपर था, वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था क्या फ़ायदे में है। अब आज वाला जो डिस्कशन होगा इसमें मैं डिस्कस करूँगा क्या नुकसान है, कैसे अगर यूएसए अफ्रीका में एंटर करेगा तो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस पे पड़ेगा, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है यूएसए और इंडिया में, तब ये कौन वाले सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख भी दी है, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से, ज़रूरी नहीं आप वीडियो ही देखो, कोई ऐसा मेरा वो नहीं रहता कि नहीं वीडियो देखो एंड तक देखो। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी रिलेवेंट फॉर यू, और कभी भी रिलेवेंट किसी के कहने पे मत डिसाइड करिए, हमेशा रिलेवेंस डिसाइड करिए सिलेबस से। अगर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सिलेबस से, उससे कनेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस जो आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो सिंपली बिलीव, बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी व्हाट वी से प्रूफ, ताकि आपको भरोसा रहे और आप एक सिस्टमैटिक, एक राइट गाइडेंस से एक राइट स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ सकें अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए, ये चीज़ तो हो गई। और फिर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस मेंस के लिए दे रखे हैं, आप इसको एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, इसको पढ़िएगा, इसके मॉडल आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल, जीएस पेपर 1-2 के लिए रेलेवेंट है। इस आर्टिकल को आपको कनेक्ट करना है इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, ये आपका जीएस पेपर 2 में स्पेसिफिक तरीके से लिखा भी हुआ है, अभी मैं आपको शो भी कर दूंगा, वो वहाँ पे है इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो फिर आपको देखना है कि क्या लो फर्टिलिटी किस तरीके से इम्पैक्ट करती है पॉवर्टी और हंगर के ऊपर। तो अभी देखते हैं क्या है कि अमरावती समिट हुई थी। अगेन ये सब कोई आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, लेकिन मैंने डाल इसलिए दिया क्योंकि एक क्वेश्चन आया था हैदराबाद से कनेक्टेड प्रीलिम्स में, जहाँ पूछा गया था कि एक मतलब आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल दैट थिंग, बट जो चीज़ें मुझे याद आती हैं आप उसको ज़रूर सर्च किया करिए। ठीक है, वहाँ पे पूछा गया था एक समथिंग क्लाइमेट समिट हुई थी जहाँ पे हैदराबाद ने हिस्सा लिया था। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे आपको एक मोटा मोटा ध्यान रखो, अमरावती है आपको दिमाग में आ ही जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे उन्होंने अपनी पूरी स्पीच दी, उसमें कुछ कंसर्न्स रेज किए जो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, पहला है फर्टिलिटी रेट कंसर्न। क्या जो आंध्र प्रदेश है वो कहीं ना कहीं उसका जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है 1.7 है। मैं आपको अभी बताऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, हर एक चीज़ समझाऊंगा। आर्टिकल छोटा रहेगा लेकिन आपको जो चीज़ें रहेंगी हमेशा ब्रॉड रहेंगी। ठीक है, बस अभी समझ में रखो कि आंध्र प्रदेश का जो सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी है 1.7 है, आइडियली 2.1 होना चाहिए। ठीक है, 2.1। अब एकदम अभी आसान सी भाषा में समझा दूँ, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक वुमेन को कितने बच्चे या कितने बच्चों को बर्थ देना चाहिए जिससे पॉपुलेशन में ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, पॉपुलेशन बैलेंस रहे। ठीक है, मतलब अगर एक वुमेन है वो आई आने के बाद उसकी लेट्स से एज 70 थी, तो जब वो जाएगी तो एक पॉपुलेशन कम होगी ना, उसके बाद उसके हस्बैंड भी जाएंगे तो एक मतलब 2 गए हैं। तो ये सब रिप्लेस सब छोड़ो, आप सिर्फ रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट पे ध्यान दो। तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कहता है जब आप ये दोनों जा रहे हो, आप मर रहे हो, तो इसके बाद आपने कितने यहाँ पे अपनी जनरेशन को आगे किया है। तो अगर 2.1 कहा जाता है, 1 इसलिए एक्स्ट्रा आ गया है क्योंकि अक्सर लोग मरते भी हैं काफ़ी, ऐसा एकदम आइडल नहीं चलता, तो 2.1 रखा गया। बट होना क्या चाहिए, आपने अगर 2 गए और 2 आ गए तो क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। अगर 3 आप जब गए तो 3 लोग, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इससे बढ़ती है। अब सोचो अगर 5 होंगे तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है 1.7 का मतलब, अगर आंध्र प्रदेश में 2 हस्बैंड वाइफ मर रहे हैं तो छोड़ के कितना जा रहे हैं, केवल 1.7। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग चीज़ है, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा कि पॉपुलेशन उससे डिक्लाइन होगी, जो लेबर शॉर्टेज, इकोनॉमिक स्लो डाउन और एजिंग पॉपुलेशन का बर्डन डालेगा। एजिंग पॉपुलेशन से कनेक्टेड यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आया था, इवन दो आई थिंक इसी बार था कि पूछा गया था कि किस किस कंट्रीज़ के ऊपर पॉपुलेशन रेट डिक्लाइन हो रहा है। उसमें एग्जाम्पल दिया गया था, आई थिंक कोरिया का एग्जाम्पल था, जापान का एग्जाम्पल था। आई एम वेरी मच श्योर कि ये क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जैक्ट ईयर एक बार आप देखिएगा कि किसके ऊपर पॉपुलेशन स्ट्रेस। सिर्फ नेट पे जो भी मैं बताया करूं, आप चुपचाप उसको नेट पे डालो, आपको नेट पे डाल के दिख जाएगा कि हाँ ये बस PYQ लिखो, वो वर्ड लिखो, PYQ UPSC लिखो, कोई ना कोई कोचिंग तो डाला ही होगा उसके ऊपर। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं आपको ऑफिशियल पेपर से ही करना है। फिर उन्होंने पॉलिसी शिफ्ट के लिए कॉल किया, कहा कि एक नई पॉलिसी हम बनाएंगे जो कि इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट सिस्टम देगी जिससे फर्टिलिटी बूस्ट हो।
ठीक है, अभी सब समझाऊंगा फर्टिलिटी क्या होती कैसे होती है, ये भी सिर्फ आर्टिकल से कनेक्टेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको उसी के बीच में रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी समझा दिया है। फिर इसमें ब्रॉडर सोशल इश्यूज़ क्या क्या है। पहली बात तो जेंडर इम्बैलेंस, टीनेज की प्रेगनेंसीज, अर्ली जो आपका ये होता है ना हिस्टेरेक्टोमीज, ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा एक चीज़ को लेकर के कि हाँ आप बोलते हैं, जैसे आपने हिंदी वर्ड होता है नसबंदी करके, ठीक है, कि अब आपको मतलब जब हस्बैंड वाइफ डिसाइड कर लें कि हमें अब जनरेशन नहीं फॉरवर्ड करनी है और बच्चे नहीं पैदा करने, तो वहाँ पे ये लोग सर्जरी करवा लेते हैं और जल्दी करवा लेते हैं, तो वो इम्पैक्ट कर देता है आने वाली पॉपुलेशन के ऊपर। मतलब अब एक बार अगर आपने ये करवा ली सर्जरी, उसके बाद तो फिर आप पूरी तरह से नल एंड वॉइड हो चुके हो, ठीक है। फिर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये भी है कि जो साउथ इंडिया की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है वो इम्पैक्ट करेगी किसके ऊपर, पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में डीलिमिटेशन कमीशन कहीं ना कहीं बहुत एक रिलेवेंस रखती है। तो डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर सवाल आया था 2024 में कि कितनी डीलिमिटेशन कमीशन अब तक बन चुकी हैं, 1 2 3 4 करके सवाल आया था। आपको ये ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन है कि लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब थी और कब तक उन्होंने लिमिट लगा रखी है कि भैया एक कैप होता है कि कब तक कहा है कि हाँ ये जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें सीट्स इतनी ही रहेंगी। लेकिन अब अगर सेंसस होगा, 2027 में सेंसस होने जा रहा है, जो मैंने आपको बताया था, सेंसस होगा तो दोबारा से क्या होगा, काउंटिंग होगी। तो आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन अगर लेट्स से लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग 100 थी और 100 में उन्होंने क्या किया था, लेट्स से कि कहा कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हम हर 20 के ऊपर एक सीट देंगे, तो यहाँ पे 5 सीट दी गई थी। लेकिन यही पॉपुलेशन अगर घट के 80 हो गई तो अब सीट यहाँ पे कितनी रहेगी, अब सीट 4 रहेगी, तो एक सीट कम हो जाएगी लोकसभा में। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के रिप्रेजेंटेशन पे इम्पैक्ट डालेगी और वहाँ जब रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो जो नॉर्थ साउथ के बीच में अक्सर एक डिवाइड रहता है, जो बोलते हैं ना अक्सर टसल चलता रहता है, वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। जब रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो उससे ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की। जब कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसी की मदद करने के लिए क्या आता है, जोनल काउंसिल। कल कौन सी जोनल काउंसिल हुई थी, 27th जोनल ईस्टर्न काउंसिल हुई थी। उसमें कौन कौन से स्टेट्स थे, आपको मैंने कल ही बताया था कि आपको हाँ बंगाल, बिहार, ये सारे स्टेट्स थे जो कि भाग लिए थे। कल का आर्टिकल आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, झारखंड भी है इसमें, छत्तीसगढ़ भी है। तो इन लोगों ने जोनल काउंसिल की और उसी के कनेक्टेड मैंने आपको एक रिजर्वायर बताया था, इंदिरापुरी रिजर्वायर, जो कि कौन से रिवर पे बना है, सोन रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। सोन रिवर क्या है, सोन रिवर गंगा रिवर की सेकेंड लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आफ्टर यमुना। मतलब आफ्टर यमुना देखा जाए तो सोन सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इससे कनेक्टेड दिमाग में आपके तुरंत आए। जोनल काउंसिल कब बनना स्टार्ट हुई, तो आपको लेके उसका एग्जांपल बनाया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जोनल काउंसिल्स बनाई गई थी, ठीक है। इसी में नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल भी आई थी, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में नहीं बनाई गई थी, बल्कि वो 1971 नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट में बनाई गई थी, जिसमें पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कवर किए गए थे, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर सारे के सारे लोग आते हैं, कौन, मतलब जो हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, सीएम, वो होते हैं, प्लस होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर की बात कर रहा हूँ। फिर 2 मिनिस्टर्स होते हैं हर एक स्टेट से, और इसके में नीति आयोग जो होता है वो एज अ एडवाइज़र काम करता है। जब नीति आयोग नहीं था तो प्लानिंग कमीशन इसमें एज अ एडवाइजरी रोल प्ले कर रहा था। तो देखिए इतने में ही मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझा दी, आपको समझ में आ गया होगा। जो ये चीज़ें बोला मैं, देखो रिपीट बार बार इसलिए करता हूँ कि बाय हुक और क्रुक चीज़ें समझ में आ जाए। मैं आपको इतनी देर में 10 चीज़ें अलग अलग समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक चीज़ को अगर मैं 10 बार समझाऊंगा तो किसी ना किसी एंगल से तो समझ में आ ही जाएगा आपको। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपेंड प्रोसेसिंग, हाँ दिस वन। तो जीएस पेपर 2, जो जीएस सॉरी ये तो पेपर 2 है, जीएस पेपर 1 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेक्शन जो बताया गया था वो था कि रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रिलेवेंट है आपके उसको लेके, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज से रिलेटेड है। फिर आपका एक सेक्शन है पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, वो यहीं पे कहीं लिखा हुआ है आपका, सोशल एम्पावरमेंट में भी रिलेवेंट है ये। एंड फिर आई होप इसी में है कहीं पे, आई थिंक पॉपुलेशन एंड देन नहीं, प्रॉब्लम्स एंड देन रेमेडीज, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़िएगा, हाँ ये रहा एग्जैक्टली, देखिए आंखों के सामने लेकिन स्किप हो रहा है,
ठीक है। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, तो वहाँ पे आप आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए मैं कनेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप देख सको, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से निकाला है मैंने, ये नहीं कि अपने से सिलेबस फ्रेम कर रहा हूँ। तो पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज में आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश में जो 1.7 सब रिप्लेसमेंट रेट हो रखा है वो इम्पैक्ट करेगा किस तरीके से, लेबर शॉर्टेज होगी, उससे उससे जेंडर इम्बैलेंस होगा, जेंडर इम्बैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करिए पॉलिटी से कि उसमें जब डिलिमिटेशन कमीशन नेक्स्ट बनाई जाएगी तो वो इम्पैक्ट करेगी कि उसमें रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा लोगों का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का सिंपल सा, अब इसी में एक और आर्टिकल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ये मैंने लिखा है डेलिबरेटली ताकि आपको बता सकूं, बट अभी आपको मैं समझाता हूं फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक वुमेन ने एक्चुअल कितने चिल्ड्रंस को जन्म दिया है, इसी को कहते हैं फर्टिलिटी। जैसे लैंड में होती है फर्टिलिटी, उपज कितनी है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी फर्टिलिटी होती है। अब मेजर कैसे की जाती है, पहला इसमें होता है टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि एवरेज कितने बच्चों को बर्थ दिया है वुमेन ने अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव ईयर में से, वो वुमेन को देखा जाए 15 to 49, इसको रिप्रोडक्टिव ईयर कहा जाता है। तो इस ईयर में एक वुमेन ने कितने बच्चों को जन्म दिया है तो उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। फिर उसी में रिप्लेसमेंट रेट आता है। रिप्लेसमेंट रेट आपको अभी बता दिया कि क्या होता है रिप्लेसमेंट रेट, कि एक माँ बाप जब मरते हैं तो कितने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं धरती पे, सिंपल सी भाषा में ऐसे समझो आप। तो माँ बाप दो हैं, जाएंगे तो फिर भी दो लोग की कमी हो जाएगी, तो अगर दो के बाद वो 3 बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहलाएंगे कि हाँ इन्होंने अपना इम्बैलेंस नहीं होने दिया। लेकिन अगर 2 करेंगे तो एग्जैक्ट बैलेंस होगा, 3 करेंगे तो एक एक्स्ट्रा आ गया। जब एक एक्स्ट्रा आएगा तो उस एक एक्स्ट्रा का इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल इकोनॉमी पे भी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा के पास स्किल होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा के पास एक इकोनॉमिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो कुछ आगे कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट को एलोकेट करने पड़ेंगे उसके लिए रिसोर्सेस, ठीक है। उसी से लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मनरेगा चलाती है, क्यों, ताकि जो पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये एक बेसिक आपको मैंने एक जनरल बात बता दी। अब जब फर्टिलिटी रेट की बात हो रही है तो इसी में एक और पॉइंट आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, जब ये प्रोडक्टिव ईयर्स में वुमेन बच्चे देती हैं या फिर वुमेन बर्थ देती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जो मदर्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्या बर्थ देते समय डेथ हो जाती है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऐसा रेट है जो काउंट करता है कि कितनी वुमेन की डेथ हुई है वाइल गिविंग बर्थ, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अभी रिसेंट सर्वे हुआ था, इसमें 93 पर लाख वुमेन, 1 लाख वुमेन पे 93 वुमेन्स क्या हो रहा है, उनको वो कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो जा रही है बर्थ देते समय। तो इसमें केरला का एग्जाम्पल दिया गया था, केरला किस तरीके से वर्क कर रहा है। मैंने आपको समझाया था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कैसे उस चीज़ क्या क्यों होता है एक्चुअल में, तो उस पर मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था कि पहला रीज़न होता है जब प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती, प्रॉपर केयर एक रीज़न होता है। सेकेंड रीज़न होता है कि अटेंशन, केयर दोनों दो तरीके से हो सकती है, एक हेल्थ केयर होती है, हेल्थ फैसिलिटी, दूसरी हो सकती है फैमिली की तरफ से प्रॉपर अटेंशन, ठीक है। अक्सर क्या होता है फैमिली के दिमाग में होता है कि हाँ भैया चलो वुमेन है, मतलब प्रेग्नेंट है, ठीक है कोई बात नहीं, 9 महीने बाद ही डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन जो प्री चेकअप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाते हैं जिस वजह से दिक्कत होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एक और रीज़न हो जाता है, जो वुमेन बहुत ही विलेज एरिया में रहती हैं उसमें और हॉस्पिटल के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। जब उनको प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है, जिस वजह से बहुत एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, ड्यू टू विच उनकी डेथ हो जाती है, ये भी एक रीज़न है। फिर एक और रीज़न आता है कि वुमेन जब आपका नेचुरल बर्थ देती हैं, ठीक है, तो नेचुरल बर्थ में जो प्लेसेंटा हटता है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से ब्लड बैंक में प्रॉपर ब्लड ना होने की वजह से भी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर जो सिजेरियन अक्सर ऑपरेशन होता है, तो अगर एक वुमेन आप सोचो गांव में है, गांव में अगर वो प्रेग्नेंट है, उसे पहुंचना है कहाँ पे, नियरेस्ट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे प्रॉपर जो बोलते हैं ना हेल्थ केयर के सर्जन्स होते हैं, ठीक है, वो ढंग से उनके पास एक बोलते हैं ना टेक नहीं होता है, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जिससे एक अच्छे तरीके से सिजेरियन ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जा सके। और सिजेरियन ऑप्शन ऐसा नहीं है कि बस चक्कू डाला काट के निकाल लिया, उसमें आपका एनेस्थेटिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है जो प्रॉपर एनेस्थीसिया देंगे तभी हो पाएगा, तो वो नहीं अवेलेबल हो पाते। जो मैंने पॉइंट्स बोला इसमें से की फैक्ट्स ज़रूर निकाल लिया करो। ये क्या है कि आखिर मैटरनल
मोर्टेलिटी होती क्यों है, वो सारे रीजंस मैंने बता दिए। फिर सोल्यूशन क्या है, आई हैव ऑलवेज सेड अगर कभी भी सोल्यूशन निकालना है तो जो मैंने प्रॉब्लम बताई है उसी को वाइस वर्सा कर दो। मैंने कहा प्रॉपर केयर नहीं है तो आपको प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, फैमिली अटेंशन नहीं देती तो फैमिली को अवेयर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन ढंग का नहीं है तो गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करना पड़ेगा, ब्लड बैंक नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करना पड़ेगा, ब्लड बैंक को और ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, जो वर्ल्ड ब्लड डे होता है उसमें और अच्छी तरीके से लोगों को बोलते हैं ना, एक तरीके से वो एनकरेज करना चाहिए कि भैया आप लोग आइए ब्लड दीजिए, कहाँ कहाँ यूज़ होगा। मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो उसमें R&D अच्छा होना चाहिए। आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ एक चीज़ पता हो, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी उसी का वाइस वर्सा निकाल लोगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है कि नहीं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए तो आप उसी को कनेक्ट करके पीछे चले जाओ, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं है तभी तो अच्छी हो रही है। तो इस तरीके से साइकिल चलती है। बहुत एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप ये नहीं बैठो कि द हिंदू खोल के बैठो एकदम पढ़ते जा रहे हैं, तरीका ही नहीं पता है। आप पढ़ लोगे पूरे 30 दिन में, हर दिन 20 आर्टिकल पढ़ोगे, 600 आर्टिकल नहीं रिटेन कर पाओगे आप, होगा ही नहीं। लेकिन इतना मैं श्योर कह रहा हूँ कि अगर आपने एक बार अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, एंड ऑफ द डे कि आपको लगेगा यू हैव स्टडीड समथिंग। यूपीएससी 2023 में इसी से कनेक्टेड सवाल आया था, जनानी सुरक्षा योजना से कनेक्ट। अब देखिए स्टार्ट हुआ था फर्टिलिटी से लेके, फिर मैं फर्टिलिटी और सब कनेक्टेड टॉपिक है, फर्टिलिटी से कनेक्ट किया मैटरनल मोर्टेलिटी, और मैटरनल मोर्टेलिटी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जनानी सुरक्षा योजना भी एक काम करती है, आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 23 में सवाल भी आया था, ये मैंने इवन दो प्रीवियस आर्टिकल्स में भी इसका डिस्कस किया था। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, सही है। इट इज़ ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यू मोर्टेलिटी अमंग पुअर, अगेन मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर है ये, अगेन यहाँ मैटरनल लिखा है, नियोनैटल नहीं है ये, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है, इट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर मैटरनल, जो मदर्स होती हैं उनकी डेथ ना हो बर्थ दे समय, ये उनके लिए बना है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया में मतलब जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो उतनी नहीं ढंग से हो पाती है, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज। अब देखिए यहाँ पे एकदम स्पेसिफिकली लिखा है जनानी सुरक्षा योजना, मतलब मदर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें बच्चों के लिए अलग स्कीम्स होती है। तो अक्सर ये लोग क्या करते हैं, एकदम कनेक्टेड यूपीएससी कैसे फ्रेम करता है, मैं बहुत जल्द आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से फ्रेम करता है यूपीएससी, ठीक है। तो ये गलत है ऑल्दो, क्योंकि ये बनी है सिर्फ वुमेन की मोर्टेलिटी रोकने के लिए, तो इसमें 2 आपका सही है। चलिए मेंस में भी क्वेश्चन 22 में इसी कनेक्टेड आया था, इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ गेनेटिक्स, मतलब जो ओल्ड एज होते हैं, एंड मैटरनल हेल्थ जो मदर की हेल्थ होती है, डिस्कस। तो वहाँ पे आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो, जनानी सुरक्षा योजना डाल सकते हो, फिर आप डाल सकते हो क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है, जो इम्प्रूव, अगेन क्या कह रहा है, एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड। तो कौन कौन सी पॉलिसी नीडेड है, पहला तो ट्रांसपोर्टेशन नीडेड है, अच्छा होना चाहिए, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। और ये फैसिलिटीज़ देखो, ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं केवल वुमेन के लिए काम करेगा, बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं ना, जिनको अभी हार्ट अटैक आया तो उनके लिए भी तो ट्रांसपोर्टेशन वर्क कर सकेगा। फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, R&D उस पर ढंग का होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन अच्छी होनी चाहिए, ब्लड, तो ये सारी चीज़ें क्या है जो मैंने आपको बोली, मैं आपको एग्जैक्टली बता भी रहा हूँ, आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे हेडिंग डालिए कि हाँ व्हाट आर द एरियाज, या ऐसे लिखो एरियाज विच नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक, वहाँ पे लिखिए, और लिखने के बाद ये पॉइंट्स डालिए, ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटीज़, R&D, अवेयरनेस, तो ये डाल के एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करो, खत्म बात, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है कि कितने अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं और कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है। अब वही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ही बनाया आपके लिए, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, आप एक बार इसको देखिए, पॉज करिए, फिर आप इसको बताइएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने एकदम एज इट इज फ्रेम किया है। चलो अब आते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्यों रेलेवेंट है, क्या फर्टिलिटी रेट क्यों रिलेवेंट है अगर पूछा जाए। तो पहला बात ये होता है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी होती है, अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। फर्टिलिटी ही क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये क्वेश्चन आता है फर्टिलिटी क्यों नीडेड है। प्लानिंग नीड्स में कहीं ना कहीं मदद करता है कि हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ में। डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है कि कितने लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आ रहे हैं। तो जो एजिंग क्राइसिस होती है वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रिवेंट होती है, ठीक है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि एक पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है तो उसको केयर चाहिए होगी, तो केयर करने के लिए जो यंग पॉपुलेशन उसको कमाना पड़ेगा ना, जो कमाएगी वही चीज़ जाएगी एल्डरली के पास, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। अब क्या क्या लॉस हो सकता है अगर फर्टिलिटी लो होगी, ठीक है। मैं आपको इधर
मतलब अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है इकोनॉमिक लॉस, दूसरा है डेमोग्राफिक सोशल इम्पैक्ट, ये भी लॉस होगा, एजिंग पॉपुलेशन वही बताया, हायर एल्डरली केयर होगी। इकोनॉमिक लॉसेस में क्या है, लेबर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, श्रिंकिंग कंज्यूमर केयर होगा, अर्बन रूरल इम्बैलेंस होगा, क्योंकि अगर रूरल पॉपुलेशन कम होगी तो वहाँ डीपॉपुलेशन होगा और फिर वो भागेंगे किस तरफ, अर्बन में, तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, रीजनल ग्रोथ हो जाएगी, जैसे आंध्र प्रदेश में एक अलग हो रखा है फिर दूसरी जहाँ कुछ अलग हो रखा है। हेल्थ एंड जेंडर इश्यूज और ज़्यादा राइज हो जाएंगे, वही मैंने डिस्कस किया आपसे आंध्र प्रदेश को लेकर के कि टीनेज प्रेगनेंसी और ज़्यादा राइज हो जाएगी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में वही सेम चीज़, लोकसभा सीट कम हो जाएंगी। नेशनल सिक्योरिटी में तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो ओल्ड एल्डरली पॉपुलेशन है वो तो डिफेंस में आएंगी नहीं, तो इम्पैक्ट उस पर भी हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड लूज हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, जीएस पेपर 3 टेक, साइंस एंड टेक एंड कंजर्वेशन के लिए रिलेवेंट है। इसमें क्या हुआ है कि इतने राइनोस की जेनेटिक सैम्पलिंग की गई है, ठीक है। पर्पस क्या है, राइनो की पॉपुलेशन का मैनेजमेंट रखना और एक डीएनए का डेटाबेस बनाना अंडर रोडीज इंडिया, ये दिमाग में रखिएगा। प्रोसेस क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क में इनके सैंपल को प्रॉपर तरीके से पैक करके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। अगेन मैं सिर्फ आपको कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ, ये सब याद नहीं रखना आपको, लेकिन दिमाग में होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या है, इसमें से अगर देखा जाए 2623 हॉर्न्स 2479 को मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयड थे, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अब मैं आपको वही समझाऊंगा बैकग्राउंड क्या है इस सब चीज़ों का, क्योंकि आपने एक नोटिस सुना होगा कि जो हॉर्न्स होते हैं राइनोस के वो काट के उनकी बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है, तो उसमें डिस्ट्रॉय मतलब तोड़े काटे, इस तरह से आप नोटिस कर रहे हो, ये जो देख रहे हैं इस तरह से काटे गए थे वो, ठीक है। यही एक रीज़न है जिस वजह से डीएनए सैम्पलिंग की जा रही है। तो इसका मॉनिटरिंग होगी, इसका मेन साइंटिफिक गोल है कि डीएनए मार्कर एक तरीके से बनाया जा सके कि ये जो राइनोज हैं इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो मतलब एक तरीके से आप समझ लो नेमिंग की जा रही है राइनोस की, ठीक है। अगर मान लो 2000 राइनोज हैं तो इन हर एक राइनोस के 2000 राइनोस के हॉर्न का अगर हमारे पास डीएनए सैंपल है तो हम मार्क कर सकते हैं कि कौन सा राइनो कहाँ पे है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि इसका रेलेवेंस क्या है, क्या व्हाट इज द रीजन फॉर जेनेटिक एनालिसिस ऑफ राइनो हॉर्न। पहला तो कंजर्वेशन प्लानिंग हो सकेगी, डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सके कि हमारे पास डेटाबेस तो रहे कि ये जो है ये कौन सा राइनो, हम नाम नहीं देंगे इसको ये एक्स वाई जेड ऐसे करके, हम ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के हर एक राइनो को एक स्पेसिफिक नेम दे पाएंगे, हाँ भैया ये जो जेनेटिक है, जिस तरह से हमारा आधार होता है ना, आप ऐसे समझो आधार से आप कनेक्ट कर पाओगे। आधार में क्या होता है, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आपका रेटिना स्कैन किया जाता है, क्यों, ताकि आपको फाइंड किया जा सके आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कनेक्ट करिए कि ये जो राइनोज हैं ये इनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, ठीक है। आधार कार्ड बनाने से होगा क्या, तो मैं आपसे पूछता हूँ आपका आधार कार्ड बनने से क्या होगा, आपको स्कीम्स बताई जा सकेंगी, हाँ इतने लोग हैं ऐसे हैं, आपका बैंक अकाउंट खुल पाएगा। तो सेम यहाँ पे भी समझिए आप उसको, अगर राइनोस का एक हमारे पास एक वो होगा, एक डीएनए सैंपल होगा, तो अगर मान लो किसी पोचर ने कभी इन फ्यूचर मान लो यहाँ पे 2000 राइनोस का हमारे पास सैंपल आ चुका है और कल को 1 साल बाद हमें 2 राइनोस के हॉर्न्स मिलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट अगर हमारे पास डेटाबेस होगा, डेटाबेस में देखेंगे अगर उन 2 हॉर्न्स को हमने लेट्स से एक का नाम एक्स था दूसरे का नाम वाई था, हम तुरंत समझ जाएंगे अच्छा इसका ये जेनेटिक था, इसका ये डीएनए था, कहाँ पे था, तुरंत हमें पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, हमें ये आइडिया रहेगा कि ये जो हॉर्न हमें मिले हैं इसका डीएनए सैंपल था, दैट मीन्स इसकी पोचिंग हुई है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमें कंजर्वेशन करने में मदद करनी। अक्सर क्या हो रहा है कि जो हॉर्न्स होते हैं काट दिए जाते हैं, मतलब पोचर्स जब उसे काट देते हैं, काटने के बाद क्या करते हैं हमें आइडिया नहीं रहता कि किस किस राइनो का है ये आखिर, ठीक है, कहाँ से इसकी पोचिंग हुई। लेकिन अब एक स्पेसिफिक मार्कर के तरीके से काम करेगा, क्राइम ट्रैकिंग में भी मदद करेगा, साइंटिफिक स्टडीज़ में तो मदद करेगा ही। कैसे साइंटिफिक स्टडीज़ में हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी समझ में आएंगी कि हाँ राइनोस का कोई ऐसा तो नहीं है कि एंडेंजर्ड होने जा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम उनको हो सकती है रिलेटेड टू हेल्थ, तो ये एक कारण है। तो अब क्वेश्चन अगेन यही उठता है कि राइनो का हॉर्न जो सैंपल लिया जा रहा है उसका डीएनए वो किस तरीके से उसकी पोचिंग को रोकेगा, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, उनकी ओरिजिन आइडेंटिफाई करेगा, पोचर को क्राइम के साथ लिंक कर पाएगा। अरे एक पोचर मिला एक सर्टेन एक्स हॉर्न के साथ, तो उस पोचर को कहा जाएगा अच्छा तुमने एक्स हॉर्न लिया है, एक्स हॉर्न कहाँ पे था, मान लो जेड जगह पे था, ये कहेंगे अच्छा इस जेड जहाँ पे ये पोचर है मतलब इस जेड जहाँ पे और भी पोचर्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्म में पॉलिसीज बनाई जा सकेंगी कि कैसे हमें ट्रैक करना है और किस तरीके से इस क्राइम को रोकना है, एक लीगल एविडेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इससे इलीगल ट्रेड और जो हंटिंग हो रही है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस के ऊपर है, जीएस पेपर 1 के लिए रेलेवेंट है। इसमें सिर्फ इतना ही जानिए, मराठा फोर्ट सिस्टम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिल चुका है,
ठीक है। अब रिलेवेंस क्या होती है, अगर किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलता है तो पहली बात तो उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, उस एरिया की कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस भी निकल के आती है, टूरिज्म बूस्ट होता है, ऑब्वियसली दुनिया में पता चलेगा कि ये साइट अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो इसमें कोई ना कोई एक रेलेवेंस होगा। कंजर्वेशन सपोर्ट मिलता है, अगर किसी साइट को डिक्लेयर किया गया हेरिटेज साइट तो देखा जाता है वहाँ पे कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे मतलब पॉल्यूशन का इशू चल रहा है, या फिर लोगों ने किसी तरीके का वहाँ पे दिक्कतें पैदा की हैं, या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, या वो जो एरिया है वो डैमेज होने की कगार पे, तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो कंजर्वेशन करने में और अच्छे तरीके से मदद करता है। नेशनल प्राइड तो ऑब्वियसली होता है कि इंडिया में जब ये हो कि भैया ये साइट जो है यूनेस्को ने डिक्लेयर किया, तो एक कहीं ना कहीं आइडेंटिटी फील होती है। अक्सर यूपीएससी में मतलब कई बार मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन आपको सिंपल डालना है, क्वेश्चंस ऑन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूपीएससी, बस इतना लिखो आपको दिख जाएगा कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। एकदम ठोस तरीके से पूछते हैं कि इनटैंजिबल बोलते हैं ना, इनटैंजिबल हेरिटेज करके पूछे जाते हैं सवाल, फिर जियो उसको लेके पूछते हैं कि इसको क्या मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग से ऊपर सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये रेलेवेंट है, इसको लीगल प्रोटेक्शन भी मिल जाता है कि एक प्रॉपर लॉज और पॉलिसी बनाई जा सके, केवल इसी साइट को नहीं, उन साइट्स को भी जो कि डिक्लेयर कर रखी है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये मराठा का फोर्ट सिस्टम है, इस तरीके से बना है, काफ़ी यूनिक है कि उस समय के लोगों ने आज से 200-300 साल पहले कैसे इस चीज़ को बनाया होगा, इतना अच्छा आर्किटेक्चर जिससे सिक्योरिटी भी देखी जा सके, साथ ही साथ करंट सिचुएशन में सिक्योरिटी के लिए रिलेवेंट तो नहीं है लेकिन ये आर्किटेक्चर में बहुत रिलेवेंस रखता है। तो आपको कनेक्ट करना है कि आखिर पास्ट में किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते थे, ठीक है, आखिर वो किस तरीके से सपोर्ट करता था, वो आपके लिए हिस्ट्री सेक्शन के लिए रिलेवेंस हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने, आई डोंट नो व्हाई इज इट प्रोसेसिंग, हाँ चलो, नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 1 और 2 के लिए रिलेवेंट है, जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया की रैंक लो हुई है, 131 आउट ऑफ 148 रैंक है, जिसमें पुअर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और हेल्थ रिलेटेड चीज़ें कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं है। पुअर परफॉर्म किया किसमें, इसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और हेल्थ में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हुई है। हेल्थ क्राइसिस में अगर देखा जाए तो जो एनीमिया है, ठीक है, वो 50% फीमेल में है, रिप्रोडक्टिव केयर बहुत ही पुअर है, लो हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये कहीं ना कहीं वुमेन की प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट डालता है। जैसे मैंने वुमेन प्रोडक्टिविटी बोली, तुरंत आपके दिमाग में फर्टिलिटी रेट ही आना चाहिए। फर्टिलिटी रेट क्या होता है समझो, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है वो भी समझो, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या होता है वो भी समझो, तो रिकॉल करिए तुरंत का तुरंत आप। इससे क्या होता है पता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। आपने एक बार, जरूरी नहीं आप पढ़ो ही जा करके, जब मैं कुछ कह रहा हूँ उसको रिकॉल करो दिमाग में, और रिकॉल करके तुरंत अपने दिमाग में सोचो अच्छा हाँ सर ने ये बताया था, अब ये रिलेवेंट है। फिर इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, वुमेन को कहीं ना कहीं 1/3 ऑफ मेंस इनकम ही वुमेन को मिल रही है, लेबर पार्टिसिपेशन बहुत लो है, अनपेड वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा है। अनपेड वर्क में क्या होता है, जनरली जो वुमेन घर पे काम करती हैं कहीं ना कहीं काम ही कर रही हैं तो उसे अनपेड कहा जाता है, तो 7 टाइम्स ज़्यादा वुमेन अनपेड वर्क करती हैं। सारे की पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो, जैसे बोलते हैं ना क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया की जो जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या की पॉइंट्स थे, क्या क्या इश्यूज़ थे, जैसे इश्यूज़ आएंगे वहाँ पे तुरंत लिखो कि ये सारे इश्यूज़ ही तो हैं। डेमोग्राफिक वार्निंग भी आई है कि भाई पॉपुलेशन एज हो रही है, वही सेम चीज़ मैंने कल भी आपको आज ही बताया कि आंध्र प्रदेश में कैसे 1.7 रिप्लेसमेंट रेट चल रहा है, वो इम्पैक्ट कर सकता है उसकी पॉपुलेशन, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन होगी, जब वो इम्पैक्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है लोकसभा में सीट भी कम होगी, रिप्रेजेंटेशन कम होगा, रिप्रेजेंटेशन कम होगा, लोगों की आवाज़ कम जाएगी, आवाज़ कम जाएगी, दैट मीन्स कि वहाँ पे पॉलिसीज उतने ढंग से नहीं बन पाएंगी। तो पॉलिसी गैप भी एक रीज़न था कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर सर्विसेज, जेंडर बजटिंग कहीं ना कहीं एक उसके अंदर एक तरीके से टूल है जिसका यूज़ करके इसकी प्रोग्रेस की जा सकती है। अब देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पब्लिश करता है कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगेन रिकॉल करो, ग्लोबल जेंडर गैप कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर गैप क्यों बनाया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप, ताकि देखा जा सके कि मेल फीमेल में क्या डिफरेंस है। तो क्या देखेंगे मेल फीमेल में, यहाँ पे ये देखेंगे ना कौन कितना कमा रहा है, तो कमा रहा है मतलब क्या है, मनी, मनी मतलब इकोनॉमिक्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है, पहली बात तो वही सेम चीज़, वुमेन की हेल्थ में इन्वेस्टमेंट हो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाया जाना चाहिए, जो अनपेड वर्क है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए।
चाहिए, ठीक है। जैसे चाइल्ड केयर और हेल्थ एल्डर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसको प्रमोट करना चाहिए जिससे इनका अनपेड वर्क कहीं ना कहीं रिकग्नाइज हो सके। जेंडर बजटिंग कहीं ना कहीं अच्छे से इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। गवर्नमेंट में यही एक आर्टिकल था जब मैंने आपको समझाया था, गवर्नमेंट जेंडर बजटिंग के बारे में बोली, लेकिन कितना अपने 100 रुपए में से, मान लो गवर्नमेंट का बजट 100, उसमें से कितना वो स्पेसिफिक जेंडर बजटिंग कर रही है उसके लिए, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। इसको कनेक्ट करेंगे जब इकोनॉमिक्स से तो आपको समझ में आएगा। तो सपोर्ट एल्डरली वुमेन, ऐसी वुमेन जो ओल्ड हो चुकी हैं, उनको उनके लिए सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, कम्युनिटी केयर सर्विसेज कहीं ना कहीं एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। लीडरशिप रोल वुमेन्स का बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे मैं लीडरशिप रोल कहा तो आपको याद होगा एक आर्टिकल मैंने समझाया था कि वुमेन से कनेक्टेड जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें वुमेन का रोल होना चाहिए। फिर मैं आपको बताया था वुमेन अभी भी ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। जब वुमेन कम है तो जो पॉलिसीज़ बनती हैं वुमेन्स के लिए वो उतनी ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक नहीं हो पाती हैं। तो उस आर्टिकल में ये चीज़ कही गई थी कि जब एक वुमेन के लिए पॉलिसी बनानी है तो वही वुमेन बना पाएगी जिसने वो एक्चुअली फील किया है, फेस किया है उस चीज़ को। तो मेल कैन नॉट डू दैट थिंग। तो इंडिया में ये भी एक कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, तो इसको सही करने के लिए लीडरशिप रोल्स और बढ़ाए जाने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। पहला तो बता दिया जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें इन सारे फैक्टर्स पे, इंडिकेटर्स पे देखा जाता है कि वुमेन मेल फीमेल में कितनी पैरिटी है, प्रोग्रेस करता है जेंडर गैप्स को। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आया था। देखिए द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय 2019 IMF, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, तो इसमें सी ऑप्शन था। मैंने वही लिया जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आंसर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट क्या करता है, ये मेजर करता है प्रोडक्टिविटी को और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस कंट्रीज के बीच में, मतलब एक कंट्री कितना ज़्यादा अच्छे से इकोनॉमी को ड्राइव कर रही है, कितनी तरीके से उसकी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव है। इसका पर्पस ये होता है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी को एसेस किया जा सके, ठीक है। और रिपोर्ट्स जो पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये देखता है कि भाई आने वाले समय में मेजर रिस्क, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल, ये सारे ग्लोबल रिस्क के ऊपर बात करता है। इकोनॉमिक रिस्क आप अभी नोटिस कर रहे हो कि इकोनॉमिक रिस्क में क्या हो सकता है। जो करंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ऑयल का कनेक्शन चल रहा था। फिर मिडिल ईस्ट में जब चल रहा था तो मिडिल ईस्ट में जो अभी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट था, ईरान ने क्या कहा था, बबल एल मंडेब। फिर आपने नोटिस किया होगा कि जो पर्शियन गल्फ का रीजन था, ठीक है, वहाँ पे, तो ये सारे क्या है, मैं आपको एक की पॉइंट बता रहा हूँ। उन की पॉइंट्स को यूज़ करके आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो किसने, ईरान ने कहा भाई ऐसा है हम जो है इस पूरे गल्फ, पर्शियन गल्फ का जो रीजन है उसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने से क्या होगा, जो ऑयल का ट्रेड हो रहा है वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड ऑयल ट्रेड में, मतलब पूरा जो ग्लोबल शिपिंग होती है ऑयल की, उसमें ईरान कहीं ना कहीं वो ट्रेड रूट जो है पर्शियन गल्फ, वो बहुत ही रिलेवेंट है। इस वजह से वो जियोपॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट करता है। तो ये सारे मैं तरीके बता रहा हूँ कौन कौन से रिस्क होते हैं। एनवायरमेंटल रिस्क ऑलरेडी आप देख रहे हो, बिग ब्यूटीफुल बिल जो यूएसए ने पास किया है, उसमें क्या किया है, कहा है कि भैया फॉसिल फ्यूल की और कंपनीज बनाई जानी चाहिए और हम इंसेंटिव्स जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी में, उसमें कम कर देंगे। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने और इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है किस फॉर्म में, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत इंडिया उन कंट्रीज़ को अपने अंडर में ला रहा है जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज बनाई जा सकें। तो अब कहीं ना कहीं दोनों में एक डिफरेंसेस आ रहे हैं, दोनों में है कि नहीं है। फिर कनेक्ट करिए यूरोपियन यूनियन से, वहाँ पे कार्बन बॉर्डर टैक्स है, किस तरीके से कार्बन बॉर्डर टैक्स इम्पैक्ट करता है ग्लोबली, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या है, टेक्नोलॉजी में आप तुरंत AI का नाम डालिए, किस तरीके से AI इम्पैक्ट कर सकता है इंडिया की मतलब इंडिया नहीं, ग्लोबल वर्कफोर्स को, ठीक है, अगर वो स्किल सेट वैसे ना हुआ। सोसाइटल, अगेन सोसाइटल आप नोटिस कर रहे हो कि आजकल डिफरेंसेस बहुत हो रहे हैं, ठीक है। डिफरेंसेस मेजरली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिफरेंसेस ऑन ओपिनियन, ये सारी चीज़ें एक रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें मेजर करता है। मैंने आपको ऑलरेडी था यही, लेकिन ब्रॉड कर दिया आपको मैंने। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट ये बताता है कि भाई साहब की लेबर मार्केट का ट्रेंड क्या होने जा रहा है, फ्यूचर में कितनी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसी लेबर मार्केट होगी। नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर, ये भी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसका पर्पस होता है कि क्लाइमेट एक्शन और इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करना, ये देखना कि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस क्या है, वो कितना कार्बन एमिशन कर रही हैं, कितना कम कर रही हैं, जिससे डीकार्बनाइजेशन के ऊपर अच्छे से काम किया जा सके। जब डीकार्बनाइजेशन आए
तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए डी डॉलराइजेशन क्या है। ऑल्दो डीकार्बोनाइजेशन एनवायरनमेंट के लिए रिलेवेंट है, डी डॉलराइजेशन कहाँ पे डिस्कस हुआ था? आपको मैंने बताया था ब्रिक्स समिट जब हुई थी, वहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज़ ने आपस में कहा था कि हम एक रीजनल करेंसी लाएंगे जिससे डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम हो सके। तो उसी में ट्रंप ने कहा अगर आपने हमारी करेंसी का यूज़ कम किया तो हम 500% तक टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। तो उसी को ब्रिक्स में ये चीज़ रखी गई थी। ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? 17 हुई थी, ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में हुई थी। 16 कहाँ पे हुई थी? रशिया कजान में हुई थी। 2025 में इसी से सवाल पूछा गया था कि ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई थी, इसी प्रीलिम्स में। फिर उसका थीम क्या था और रीसेंट फुल टाइम मेंबर कौन कौन से थे? वहाँ पे इंडोनेशिया पूछा गया था, तो इंडोनेशिया, यूएई, ठीक है, ये सारे क्या है रीसेंट मेंबर्स जो ज्वाइन किए हैं। वो प्रॉपर मैंने लिस्ट आपको प्रीवियस आर्टिकल्स में दे दी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना, आई डोंट नो व्हाई इज इट प्रोसेसिंग टाइम्स अगेन, ठीक है। हाँ, अब अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये बड़ा मतलब मज़ेदार आर्टिकल है। इसमें क्या हुआ है, यूएस कमीशन, वेलकम टू डेमोक्रेसी, इसको थोड़े मज़े में समझिएगा, वेलकम टू डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हुआ क्या इसमें? हुआ ये, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर थोड़ा समझें, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलेवेंट है। इसमें क्या हुआ, जो 3 अमेरिकन विजिट मतलब रिसेंट हुई है 2025 में, कि एक डील प्रपोज की गई जिसमें जो यूएस के प्रिजनर्स हैं जिनको डेथ सेंटेंस है, जिनको बोलते हैं ना मृत्यु दंड मिला हुआ था, उनको बचाने के लिए और इन एक्सचेंज में देखो यूएसए ने दिमाग कैसे लगाया। अब हुआ क्या, जो कॉन्गो का रीजन है, कॉन्गो आपको मैं ऐसे समझा, यहीं पे समझाता हूँ। कॉन्गो में कुछ यूएस प्रिजनर्स थे। यूएस प्रिजनर क्यों थे? क्योंकि वहाँ पे जब मिलिट्री कूप हुआ था तो इन यूएस के सिटीजन्स ने उस मिलिट्री कूप को सपोर्ट किया था। तो जब पकड़े गए तो वहाँ की कॉन्गो जो मिलिट्री थी उन्होंने इसको, इन लोग को क्या दे दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया। तो अमेरिका तो अमेरिका ने कुछ नहीं बोला तब, सोच के देखो, मतलब खाली 3-4 लोग थे जिनको प्रिजनर, यूएस प्रिजनर जिनको डेथ सेंटेंस हुआ। यूएस ने सोचा ये एक बढ़िया डील है, तो यूएसए ने अपनी जनता को बताया कि भाई साहब देखिए यूएस के सिटीजन्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम जा रहे हैं आपके लिए लड़ने के लिए कॉन्गो से। तो कॉन्गो के पास पहुँचे ये, कहे भाई साहब ऐसा है, हमें आपके मिनरल से कोई मतलब नहीं है, हमें ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर आपने अगर डायरेक्टली बोलते ऐसा है चलो मिनरल डील करते हैं, तो लगता है अरे तुम क्यों इतना ज़्यादा एकदम, तुम्हें क्यों इतनी ज़रूरत है मिनरल डील की, तुम क्यों इतना ज़्यादा, मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कॉन्गो की। तो उन्होंने कहा भाई देखो हमारे लिए प्रिजनर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप हमें हमारे प्रिजनर्स दे दो, उसके बदले में हम आपको बोलते हैं ना एक प्रॉपर अच्छी सी डील देंगे जिसमें आपके मिनरल्स को हम अच्छा खासा प्राइस देंगे। तो अब देखो सुनना ही बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना गिव एंड टेक चल रहा है। लेकिन डायरेक्टली जाके अगर आपसे कोई बोले ऐसा है मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, ठीक है, तो लेगा यार ऐसे कैसे। लेकिन अगर मैं आपसे आके बोलूँ भाई साहब ऐसा है, आप ना मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, या मेरे लिए वो जो रिलेवेंट है, मैं कहता हूँ भाई एक काम करो, आप ना ये पेन मुझे दे दो, ठीक है, ये पेन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये मेरे मतलब मेरे रिलेटिव की पेन है, इससे मैं बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ, आप मुझे ये दे दो, उसके बदले ये लो आपको 10 रुपये दे रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 10 रुपये, लेकिन मैं पेन का सहारा लेकर के आपसे बोल रहा हूँ। तो वो यूएसए ने किया, यूएसए ने कहा भाई साहब हमारे प्रिजनर्स इंपॉर्टेंट, आप हमको दे दो, उसके बदले आपको मिनरल डील दे रहे हैं। बल्कि वैसा वर्षा है, उनको उन प्रिजनर से मतलब नहीं है, यूएसए को चाहिए मिनरल। क्यों मिनरल चाहिए? क्योंकि चाइना के पास डोमिनेंस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। और कॉन्गो में क्यों? क्योंकि कॉन्गो में वर्ल्ड का हाईएस्ट कोबाल्ट रिजर्व है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बार भी सवाल पूछा गया था निकल रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, जहाँ पे इंडोनेशिया एग्जाम्पल में दिया गया था, ठीक है। तो कोबाल्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ डील स्ट्राइक की गई थी, पढ़ लो बस एक बार, ये न्यूज़ है, इसको दिमाग में नहीं रखना है। लेकिन अगेन थोड़ा बहुत इसमें जो मिशन गया था जो डील करने के लिए, लेट नाइट थोड़ा सा शूटिंग भी हुई थी इसके अंदर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हुआ कि फिर दोबारा अटैक ना हो जाए, तो दोबारा वो कॉन्गो से चली गई। लेकिन फिर भी जो यूएस की एम्बेसी है उसने इंटरवीन अभी भी कर रही है ताकि प्रॉपर तरीके से ये डील फर्दर अच्छे से प्रोसीड की जा सके, ठीक है। हमेशा फोकस रखा है प्रिजनर पे, इवन तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव कभी कभी थोड़ा सा लिखने में ना ही आई हट जाता है, तो मेन ऑब्जेक्टिव मिनरल है, प्रिजनर्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल कवर है यूएस मिशन का कि हम जो है नेगोशिएट कर रहे हैं 3 अमेरिकन जिनको डेथ सेंटेंस मिला है, लेकिन जो कोर स्ट्रैटेजिक गोल है वो मिनरल फॉर सिक्योरिटी डील है। उन्होंने क्या कहा है भाई साहब हम आपको सपोर्ट देंगे। क्या सपोर्ट देंगे? हम आपको मिलिट्री लेवल पे सपोर्ट देंगे। एक मीम मेरे दिमाग में आ रहा है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मीम यही होता है उसमें कि
एक यूएस का एक बंदा पहुंचता है तो वो कहता है तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम है, यू नीड डेमोक्रेसी, ओके व्हाट विल यू टेक इन रिटर्न आई विल टेक योर मिनरल्स। जैसे बोलते हैं ना, एक कोयला मिला तो हाँ वेलकम टू डेमोक्रेसी, तुरंत यूएसए पहुंच के उनको वो कर दे। तो यूएसए यहाँ भी यही सेम चीज़ कर रहा है कि अब कह रहा है कि जो कॉन्गो में रिच मिनरल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं यूएस का एम है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है डिफेंस में। और जो और दूसरी डिमांड्स हैं, जैसे देखा जाए अगर रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज़ और कहाँ पे होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, चिप इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, इन सब जगह यूज़ होता है। और इन रिटर्न यूएसए ने क्या कहा, हम आपकी मिलिट्री को सपोर्ट करेंगे। मतलब यूएसए तो है ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री है, तो कहा सपोर्ट कर देंगे। जो रवांडा के इंसर्जन है, अब रवांडा के इंसर्जन सोच के देखो ये अब जो इंसर्जेंट है इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग थोड़ी है, ये भाई साहब AK-47 भी लेंगे तो इनको बंदूक रुकेगी, वो होगी। अब अमेरिका सामने खड़ा हुआ है, सोच के देखो फॉर अ मोमेंट, 1000 लोग खड़े हुए हैं एकदम बंदूक ले लेके, नहीं अमेरिका गो बैक, ऊपर से एक B2 बॉम्बर आए, सिर्फ एक, और 1000 कहाँ पे कितने चीथड़े उड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इन्हें पता है ये चीज़ कि मतलब ये चीज़ कॉन्गो को ही पता है कि अगर कॉन्गो को सपोर्ट यूएसए मिलिट्री का मिल गया तो ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है इनसे उन्हें फ़ायदा मिल जाएगा, मतलब छुटकारा मिल जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है, यूएसए के पास तो ऑलरेडी है ही ना मिलिट्री, तो सपोर्ट दे देगा, लेकिन उसके बदले क्या मिलेगा, उसे बदलेगा मिलेगा रेयर अर्थ एलिमेंट। आई मीन रेयर अर्थ एनिमल का यूज़ करके वो अपने डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि अभी भी उसकी डिफेंस इंडस्ट्री में जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे फाइटर जेट्स हों, चाहे दूसरे मिसाइल्स हो, डिफेंस वेपन्स हो, सब कुछ कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं चाइना से, ठीक है। चाइना मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ आ रहा है, बट एक अप्रॉक्सीमेट बड़ा परसेंटेज चाइना की तरफ से आ रहा है। तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है यूएसए के पास ये चीज़ होना, ठीक है। अब रेलेवेंट क्या है ऐसा कॉन्गो के पास, कोबाल्ट रिजर्व है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, ठीक है। कॉल्टन, कॉपर, गोल्ड एंड डायमंड, स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, जिससे चाइना की प्रेजेंस भी वहाँ पे है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। अब इंडिया का कैसे इसको कनेक्ट करना है, अब इंडिया भी कहीं ना कहीं कहाँ पे है, नमीबिया में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया, वहाँ पे भी मिनरल रिजर्व्स हैं जिसको इंडिया मतलब इंडिया की नज़र उस पर है। तो अगर यूएसए ही पहुँच जाए, बोले भाई साहब ऐसा है हमें भी चाहिए, तो दोनों में क्या होगा, यूएसए और इंडिया में एक डिप्लोमेटिक लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी देखने वाली होगी कैसे, मतलब ये मैं आपको समझा रहा हूँ इंडिया का इंटरेस्ट कैसे है उसमें, किस तरीके से इंडिया टैकल करेगा। तो कोबाल्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआर मतलब यही होता है। कोल्टन में सबसे ज़्यादा कॉन्गो में के पास है, कॉपर सबसे ज़्यादा चिले के पास है, गोल्ड चाइना, डायमंड्स रशिया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये जहाँ पे चीज़ें लिखी हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, क्योंकि यूपीएससी में सवाल 2025 में भी पूछा गया था। ये है मेन से कनेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप उसका आंसर मॉडल आंसर फॉर्म में टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।